हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारियाट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि एम्स के नॉर्सेट 2023 से रिलेटेड होने वाला है। तो एम्स जो है हर साल नॉर्सेट का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है 2023 के लिए, तो वो हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन उसके बारे में करने वाले हैं। मतलब उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन एग्जाम दे सकता है, एग्जाम देने के बाद आपको कहाँ पर जॉब मिलती है, किस रैंक पर आपको जॉब मिलती है, आपकी सैलरी कितनी रहती है, ठीक है, और आपका जो सिलेबस है वो क्या रहता है, एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, एग्जाम मोड क्या रहता है। तो ये सभी चीजें जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो मैंने लास्ट ईयर यानी कि 2022 का एम्स नॉर्सेट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ओपन किया है। तो उसके थ्रू जो है हम लोग इस इंफॉर्मेशन को समझने वाले हैं, क्योंकि 2023 का जो है अभी एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में अभी डेट्स फिक्स नहीं है और ना ही उसके बारे में ये पता है कि उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो कब रिलीज होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता दूंगा, एक मतलब अंदाजा बता दूंगा कि आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म कब तक रिलीज होगा, ठीक है। वो हम इसी के अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो ये जब मतलब 2022 में रिलीज हुआ था तो उसी मंथ में जो है 2023 में भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के लिए रिलीज होगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो ऊपर इसमें जो डेट है वो 4 अगस्त 2022 है। तो 4 अगस्त 2022 को जो है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन एम्स की तरफ से रिलीज किया गया था। तो आप 2023 में भी यही मानकर चलो कि अगस्त के मंथ में जो है आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज होगा और उसी टाइम जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पर रिलीज होगा, ठीक है। बाकी इसमें मैं बताऊंगा अभी एग्जाम आपका कब कंडक्ट होगा। बाकी एग्जाम से रिलेटेड जो भी फ्यूचर में इन्फॉर्मेशन आएंगे उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। इससे रिलेटेड फ्यूचर में जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी मतलब इसके मतलब इन्फॉर्मेशन आएंगी, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जब रिलीज होगा उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा जब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसके बारे में कि बेसिकली नॉर्सेट है क्या। तो नॉर्सेट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। यानी कि अगर आपने अपना क्लास 12 कंप्लीट किया, उसके बाद जो है आपने अपना नर्सिंग कंप्लीट कर लिया, ठीक है, और नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद जो है आपको अगर नर्सिंग ऑफिसर बनना है एम्स में, कोई भी एम्स में आपको नर्सिंग ऑफिसर बनाया जा सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि मतलब अगर आपको ये पता करना है कि मैं किस एम्स में जाऊंगा नर्सिंग ऑफिसर की रैंक पे, तो वो बेसिकली आपके मार्क्स और मेरिट पर डिपेंड करता है। क्योंकि जब आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो उसके बाद जो आपकी ऑल इंडिया रैंक आते हैं या फिर जो मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पे आपको अपनी चॉइसेस फिल करनी होती है कि आपको कौन से एम्स में जाना है। या कि मतलब जैसे कि आपको पहले नंबर पे दिल्ली रखना है, फिर जोधपुर रखना है, फिर ऋषिकेश रखना है, इस तरीके से रखना है। तो आपको जो है अच्छे मार्क्स उसके लिए लाने पड़ते हैं, ताकि अगर आपके अच्छे मार्क्स होंगे तो आपको जो भी आपने प्रायोरिटी सिलेक्ट करी है उसके अकॉर्डिंग आपको एम्स अलॉट कर दिया जाएगा और वहां पर जो है आपको नर्सिंग ऑफिसर की जो रैंक है दे दी जाएगी, ठीक है। तो यहां पर देखो जितने भी नर्सिंग एस्पिरेंट्स होते हैं, मतलब जिन्होंने अपना नर्सिंग कंप्लीट कर लिया है, उनका मेन एम यही होता है कि वो नॉर्सेट का एग्जाम क्लियर करें और वो किसी भी एम्स में जो है नर्सिंग ऑफिसर की रैंक पर आ जाए, ठीक है। तो नर्सिंग ऑफिसर की जो जॉब है वो नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट जॉब है, मतलब उससे अच्छी जॉब कोई नहीं है। और इसके बाद जो मतलब आप सीधे एम्स में एंट्री करते हो, एम्स में आपकी जॉब लगती है एज अ नर्सिंग ऑफिसर। उसके बाद तरह तरह के प्रमोशंस होते हैं, प्रमोशंस होने के बाद आप हायर रैंक पे जाते रहते हो अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, ठीक है। तो ये जो एग्जाम है ये सिर्फ वो कैंडिडेट्स दे सकते हैं जिन्होंने अपनी नर्सिंग की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है या फिर वो 2023 में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने वाले होंगे, तो वो भी अपेयर कर सकते हैं। अभी मैं डिटेल में बताता हूं कि कौन कौन कर सकता है, ठीक है। तो ये जो है आपकी लेवल 7 की जॉब होती है, ठीक है। और यहां पर जो है पे बैंड आपका 9300 से 34,800 के बीच में रहता है, जिसमें कि ग्रेड पे आपका 4600 है। ये सब चीजें आपको बाद में अच्छे से डिटेल में पता लगेंगी जब आप एक्चुअली में इसके अंदर एंटर हो जाओगे, ठीक है। जब आपकी सैलरी वगैरह आने लगेगी, पे स्लिप आने लगेगी, तब आपको इन सब चीजों का मतलब अच्छे से पता चल जाएगा। और ये जो रैंक है, मतलब ये जो वैकेंसी है ये ग्रुप बी की होती है, ठीक है। ग्रुप ए बेसिकली क्लास 1 ऑफिसर होते हैं, ग्रुप बी मतलब सेकंड जो क्लास सेकंड ऑफिसर्स होते हैं उनकी ये ग्रुप बी वैकेंसीज होती हैं नर्सिंग ऑफिसर की। अब यहाँ पर पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, ठीक है।
तो पहला तो ये है कि आपने जो है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग अपना कंप्लीट करा हो या फिर बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करा हो किसी भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। मतलब आपका जो इंस्टीट्यूट है वो आईएनसी या फिर जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है उससे रिकॉग्नाइज होना चाहिए। वहां से आपने बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का कोर्स पूरा 4 साल का कंप्लीट कर लिया है इंटर्नशिप के साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है, या फिर आपने क्या करा हो, बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट क्या हो या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग क्या हो इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो दूसरा तो ये है कि आपने बीएससी इन पोस्ट सर्टिफिकेट या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखा है। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग बेसिकली जीएनएम के बाद होता है, तो आपने पहले जीएनएम की अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अभी करा है, तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो इन दो में से आपके पास कोई ना कोई एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, चाहे आपके पास बीएससी ऑनर्स नर्सिंग हो या बीएससी नर्सिंग हो या फिर जो है बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट आपने कर रखा हो नर्सिंग में या फिर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखा हो। इन चारों में से कोई भी एक कर रखा है तो आप यहां पर एलिजिबल हो। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत ही मैंडेटरी कंडीशन है, वो ये है कि रजिस्टर्ड एज नर्सेज एंड मिडवाइफ विद स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, तो जब आप अपनी नर्सिंग कंप्लीट कर लेते हो तो आपको जो है स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन अपना नर्सेज एंड मिडवाइफ के लिए करवा रखा है तभी आप यहाँ पर फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है आरएन या फिर आरएम जो बोलते हैं, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में डालना होता है। तो अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसका 2022 में सपोज नर्सिंग कंप्लीट हो चुका है और उसने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल में एज अ नर्स एंड मिडवाइफ, तो दोनों के लिए करवाना होगा, तो तभी आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो पाओगे। तो ये बहुत जरूरी इसकी जो कंडीशन है, इसके बिना आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहते हो। तो ये आपका जो क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन है, ये कंपलसरी होता है एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर करने के लिए। उसके बाद पहली एलिजिबिलिटी तो ये हो गई। दूसरी उनके लिए है जीएनएम वालों के लिए, मतलब जिन्होंने जीएनएम का कोर्स अभी कंप्लीट किया तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। तो ये लिखा है कि डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और बोर्ड और काउंसिल। ठीक है, तो पहला तो ये कि आपने जीएनएम का कोर्स कंप्लीट कर रखा हो किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट से जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड हो। दूसरा ये कि रजिस्टर्ड इन नर्सेज एंड मिडवाइफ इन स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो दूसरी एलिजिबिलिटी भी यहाँ पर सेम ही है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो होना चाहिए एज अ नर्स एज अ मिडवाइफ इन इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल, किसी भी काउंसिल में हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तीसरी जो इसके साथ मैंडेटरी कंडीशन है वो ये है कि आपके पास 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम ऐसे हॉस्पिटल में जिसमें मिनिमम जो है 50 बेड्स हो। तो 50 बेडेड हॉस्पिटल में जो है आपके पास मिनिमम यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इन दोनों कंडीशंस के अलावा तब आप यहाँ पर एलिजिबल हो पाओगे एम्स नॉर्सेट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने एलिजिबिलिटी को अच्छे से समझ लिया। पहली वाली जो थी वो उनके लिए थी जिन्होंने बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या फिर बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है नर्सिंग में या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखा है। ठीक है, तो इन चारों डिग्री होल्डर्स के लिए, मतलब जो इनके पास ये सभी डिग्री हैं, उनके पास मैंडेटरी कंडीशन सिर्फ ये है कि उनके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में एज अ रजिस्टर्ड नर्स एंड एज अ रजिस्टर्ड मिडवाइफ। ठीक है, और दूसरी उनके लिए है जिन्होंने जीएनएम कोर्स कंप्लीट करा है। तो जीएनएम के बाद अगर सपोज आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग नहीं भी करा है लेकिन जीएनएम कर लिया आपने, आपका रजिस्ट्रेशन स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में हो चुका है और उसके साथ साथ आपने 2 साल का एक्सपीरियंस भी ले लिया है मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में, तब भी आप यहां पर इसका एग्जाम दे सकते हो और नॉर्सेट क्लियर करने के बाद जो आप नर्सिंग ऑफिसर के रैंक पे जॉब ले सकते हो। ठीक है, ये चीज हो गई। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो अभी हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अच्छे से समझ लिया है। अब एज लिमिट की, आपकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए। तो फॉर ऑल एम्स बिटवीन 18 टू 30 ईयर्स। ठीक है, तो 18 से 30 साल की अगर आपकी एज है तभी आप यहां पर एलिजिबल हो पाओगे। ये आपकी जनरल कंडीशन हो गई। बाकी अलग अलग कैटेगरीज के लिए कुछ अलग अलग यहां पर रिलैक्सेशन भी दिए गए हैं। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के लिए तो क्राइटेरिया यही रहेगा और ईडब्ल्यूएस के लिए भी ये रहेगा कि 30 इयर्स तक। उसके बाद जो है एज का क्राइटेरिया मैं यहां पर दिखा देता हूं अगर दे रखा है तो यहां पर आप देख सकते हो ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया अपर एज लिमिट में।
यानी कि ओबीसी वाले कैंडिडेट 33 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं अगर उनकी 33 ईयर्स तक एज है। SC ST वाले कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया, यानी कि अगर उनकी 35 तक भी एज है तो वो यहां पर एलिजिबल रहेंगे। PWBD अगर कोई कैटेगरी का कैंडिडेट है तो उसके लिए 10 साल का यहां पर रिलैक्सेशन दिया गया है और वो जो है 40 ईयर्स तक यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर PWBD प्लस OBC कोई है तो उसके लिए 13 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। PWBD प्लस SC ST है कोई तो 15 साल का रिलैक्सेशन है। और कोई अगर एक्स सर्विसमैन है या फिर कमीशन ऑफिसर है तो उसके लिए जो है 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। बाकी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज के लिए भी कुछ रिलैक्सेशन है। अगर आप पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो और अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर ओबीसी कैटेगरी के लिए, मतलब ये जनरल और अनरिजर्व्ड के लिए था सेंट्रल गवर्नमेंट का 5 इयर्स का, और अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय है ओबीसी कैटेगरी से तो उसको 8 इयर्स का मिलेगा। और SC ST कैटेगरी का है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय तो उसको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा अपर एज लिमिट में। ठीक है, तो ये एज लिमिट की हम लोगों ने बात कर ली। कोई भी आपको डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की फीस की। जो पिछले साल थी वही इस साल रहेगी। 99.99% चांसेस नहीं है, फिर भी कुछ चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा जब अपडेट आ जाएगा। ठीक है, तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो फीस है वो यहाँ पर 3000 रुपए रहने वाली है और जो SC ST और EWS कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2400 रुपए यहाँ पर फीस रहेगी। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि जिनका PWD या फिर PWBD कोटा है उनके लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं, उनको कुछ भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है, उनका फॉर्म यहाँ पर फ्री रहेगा। ठीक है, बाकी फीस जो है वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग इन सभी तरीके से आप यहाँ पर पे कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहूंगा कि अगर आप फीस जब भी पे करोगे फ्यूचर में इसके एप्लीकेशन फॉर्म की या एम्स के कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस करते हो तब आप क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का ही इस्तेमाल करना, वो सबसे बेस्ट मोड है। और क्रेडिट या डेबिट कार्ड अगर आप किसी बैंक का यूज कर रहे हो तो कुछ अच्छे बैंक से करना, जैसे ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया या फिर HDFC बैंक हो गया। इन चारों बैंक में से आप करते हो तो आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि एम्स की वेबसाइट में काफी ज्यादा इश्यूज आते हैं तो कोई भी अगर फीस वहां पर पे करता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको पहले से इस चीज के लिए अलर्ट कर रहा हूं। ठीक है, और उसके बाद जो है ऑनलाइन CBT जो एग्जाम है 2022 में आप देख सकते हो 11 सितंबर को दिया था इन्होंने। ठीक है, मतलब जो डेट थी वो 11 सितंबर को दी थी, तो आपका जो एग्जाम है 2023 में वो भी आपका सितंबर में ही होगा, सितंबर के मंथ में होगा। ठीक है, तो टाइम जो है मतलब एप्लीकेशन फॉर्म जब यहाँ पर रिलीज होते हैं या फिर जब नोटिफिकेशन आता है उसके लगभग 1 महीने के अंदर अंदर जो है आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाता है। तो अगर आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो, और क्योंकि टाइम जो है आपको भले ही लग रहा हो कि अभी जनवरी चल रहा है, सितंबर में एग्जाम है तो इतना ज्यादा टाइम नहीं है। एटलीस्ट 4-5 मंथ्स की जो प्रिपरेशन है वो आपको अच्छे से यहाँ पर चाहिए होगी। ठीक है, तो सितंबर के मंथ में अभी हम लोग ये मान रहे हैं कि जो है इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। क्लियर है, और उसके बाद जो है ये मतलब रजिस्ट्रेशन की डेट्स वगैरह दी हैं कि 4 अगस्त से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था 2022 में और 21 अगस्त तक चला था, तो ज्यादा टाइम ये लोग देते नहीं है, सिर्फ 15 दिन का लगभग इन्होंने टाइम दिया है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट होगा मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन में जो भी आप एंट्रीज फिल करते हो या फिर जो भी आप इमेजेस अपलोड करते हो, जैसे आपका फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गया, अगर आप सही तरीके से इमेजेस अपलोड नहीं करोगे तो आपका फॉर्म जो है कैंसिल कर दिया जाता है। तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो जब मैं फ्यूचर में आपको बताऊंगा कि कैसे फॉर्म जो है आपको फिल करना है या कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो वो सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आप अपना फॉर्म कंप्लीट करना, जिससे क्या हो आपको कोई भी रिजेक्शन वहां पर ना देखने को मिले। ठीक है, तो ये यहाँ पर इन सब चीजों को छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा अभी काम करनी है। एज रिलैक्सेशन के बारे में मैंने आपको सभी चीजें बता दी हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे चलते हैं और बाकी यहाँ पर कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो देखो लिखा है कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर एनी of the reserved category, that is SC ST OBC, will be considered subject to submission of valid caste certificate on a prescribed format issued by the competent authority. The vacancies are being advertised in financial year 2022. Therefore NCL OBC certificate issued during the period from 1st of April 2022 to 31st March 2023 will be considered valid. ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं। बेसिकली अब क्या होने लगे है 2-3 साल से, जो SC ST के कैंडिडेट्स हैं उनको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनका जो सर्टिफिकेट है, ठीक है,
तो उनका जो भी सर्टिफिकेट है, आपका जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, एससी का हो चाहे फिर एसटी का हो, तो उसमें डेट ऑफ इशू का कोई भी पंगा नहीं होता। आपकी डेट ऑफ इशू कितनी भी पुरानी हो या कितनी भी रिसेंट हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जो डेट का पंगा होता है वो होता है ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, और जनरल कैटेगरी का तो सर्टिफिकेट होता नहीं, तो उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो कैंडिडेट है अगर कोई भी, तो उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे आप देख सकते हो जो 2022 में एग्जाम हुआ है, तो इन्होंने ओबीसी की जो डेट दे रखी है, मतलब ओबीसी सर्टिफिकेट की, वो 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक दे रखी है। तो इसी तरीके से क्या होगा, इस साल भी होगा 2023 में। तो अगर मतलब 2023 का अगर हम देखें इसके अकॉर्डिंग, तो कुछ इस तरीके से यहां पर चलने वाला है कि 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक के बीच में आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो आप जो है एक चीज अच्छे से ध्यान रखो कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, तो जैसे अगस्त में नोटिफिकेशन आएगा, और मतलब अगर आपका जो है 1 अप्रैल 2023 से पहले का ओबीसी का सर्टिफिकेट होगा, तो प्लीज इसको रिन्यू जरूर करवा लेना, ताकि जो है आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलने से कोई ना रोक पाए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो जिसके बारे में हमको नहीं पता होता, और फिर बाद में क्या होता है, इन छोटी सी गलती की वजह से क्या है, हमारी जो जॉब है वो रह जाती है, ठीक है। तो इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, तो आपका जो सर्टिफिकेट है 2023 के लिए, वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको री इश्यू करवा लेना या रिन्यू करवा लेना, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। और बाकी जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है, ये प्लीज वैसा वाला बनवाना जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट वाला होता है, ठीक है। स्टेट वाला नहीं चलता, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड होता है वही आपको बनाना होगा। देखो यहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ है लास्ट 4th लाइन में, सर्टिफिकेट मस्ट बी वैलिड फॉर एम्प्लॉयमेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में आपका जो है यहाँ पर ये बना होना चाहिए। ये तहसील वगैरह से आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन सा होता है, स्टेट का कौन सा होता है, सभी कुछ वहां से पता चल जाएगा। तो ये चीजें अपनी तैयार करवा के रखो, क्योंकि इन छोटी छोटी चीजों की वजह से आपको बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, ओके। तो ये तो ओबीसी के बारे में हो गया। अब यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के बारे में भी देख लेते हैं। तो देखो सेकंड पॉइंट में लिखा है, द वैकेंसीज एडवर्टाइज अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एज पर द इंस्ट्रक्शंस इश्यूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ठीक है, डेटेड, ये सब लिखा है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि accordingly our EW certificate issued in prescribed format for employment in central government on the basis of income of the financial year 2021-22 issued from 1st April 2022 but not later than 31 मार्च 2023, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी सेम क्राइटेरिया, यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, तो आपका जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही होना चाहिए। मतलब मैं 2023 के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर 2022 को हमने 2023 के लिए चेंज कर दिया, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही होना चाहिए, इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखना, क्लियर है, तभी वो वैलिड यहां पर माना जाएगा। और उसके बाद लिखा है कि कैंडिडेट्स हु फेल टू प्रोड्यूस अ वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्सेट्रा ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम, द कैंडिडेचर विल बी कैंसिल, ठीक है। तो देखो अगर आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना गया, तो आपका कैंडिडेचर ही यहां पर कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी कि आपकी सारी अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन वैसे क्या होता है, जब कॉलेजेस की काउंसलिंग होती है, तो उस केस में आपको क्या कर दिया जाता है कि आपकी कैटेगरी का अगर सर्टिफिकेट नहीं तो आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आपका प्रॉपर डेट के अंदर वैलिड वाला सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो डायरेक्टली आपका कैंडिडेचर यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा और बिल्कुल ही आप बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। बाकी इन सब को छोड़ते हैं, ये पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, तो वो एक बार अगर इसको पढ़ना चाहे तो अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो जो भी उनकी मतलब डिसेबिलिटी है उस टाइप के बारे में यहाँ पर लिखा गया कि किस किस को यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाता है रिजर्वेशन के बेनिफिट के लिए, ठीक है। और बाकी यहाँ पर जो है, हाँ, बाकी जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट होंगे वो भी आपके प्रॉपरली रेडी होने चाहिए। मतलब कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो एक जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिलता है जो भी आपने नर्सिंग काउंसिल में करवा रखा है मिडवाइफ और नर्स के लिए, तो वो भी आपका प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा ये कि जो आपकी नर्सिंग की डिग्री है वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। तो और जो 12th के डॉक्यूमेंट्स हो गए, 12th के सर्टिफिकेट्स हो गए, 10th के सर्टिफिकेट्स हो गए, ये भी आपके पास प्रॉपर फॉर्मेट में यहाँ पर ओरिजिनल होने चाहिए, ठीक है। तो इन सभी चीजों को आप अच्छे से ध्यान रखना। मैं एडवांस में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। बाकी यही सब चीजें हैं। और उसके बाद जो है ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनके लिए होता है जो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में जो है वर्क कर रहे हैं, तो उनको जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने एम्प्लॉयर से लेना पड़ता है, सो दैट उनको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है अगर आप इस एग्जाम के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो,
ठीक है, तो ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ये वीडियो थोड़ी सी लंबी इसलिए भी हो रही है क्योंकि मैं सभी चीज़ों को डिटेल में कवर कर रहा हूँ, ताकि अलग अलग वीडियोस जो है हर टॉपिक के ऊपर ना बनानी पड़े। इसलिए आप वीडियो को जो पूरा एंड तक देखो ताकि सभी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ आ पाए। ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ पर बात कर लेते हैं पैटर्न ऑफ एग्जाम की, मतलब एग्जाम पैटर्न आपका किस तरीके का रहता है। तो ये देख सकते हो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी 3 आवर्स, तो 180 मिनट्स का जो है 3 घंटे का आपका यहाँ पर पेपर होने वाला है। सीबीटी मोड में करवाया जाता है, ऑनलाइन कंप्यूटर पे होता है, मतलब आपको सेंटर बताया जाएगा, वहां सेंटर पे आप जाओगे और वहां पे जो एमसीक्यू टाइप आपके क्वेश्चन आते हैं और उन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का जो है आपको वहां पर आंसर सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है कि 200 एमसीक्यूज ऑफ 200 मार्क्स विद 4 अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन, 180 एमसीक्यूज रिलेटेड टू सब्जेक्ट, 20 एमसीक्यू रिलेटेड टू जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, तो 200 यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि आपको 3 घंटे में करने होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट से कम का समय रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 180 एमसीक्यू जो है वो आपके सब्जेक्ट के होते हैं, मतलब नर्सिंग फील्ड के रहते हैं, और 20 एमसीक्यू जो है वो आपके जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड के रहते हैं। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, तो हर एक करेक्ट आंसर करने पे आपको +1 मार्क मिलेगा और हर एक गलत आंसर करने पे आपके -0.33 मार्क्स यहाँ पर हो जाएंगे, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत कर दे तो आपका पूरा 1 नंबर यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, द क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन विल बी 50% फॉर अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस, 45% फॉर ओबीसी एंड 40% फॉर एससी एंड एसटी। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो है देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आप ये चीज मत समझना कि 50% फॉर अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस लिखा है तो इसका मतलब है कि अगर आप 50% नंबर लेके आओगे, यानी कि 200 मार्क्स का अगर पेपर है तो 100 मार्क्स लेके आओगे तो आपका सिलेक्शन हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब ये होता है कि इतने मार्क्स तो आपको मिनिमम लेकर ही आने हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, यानी कि जब इसकी काउंसलिंग होती है बाद में आपको ऑप्शन चूज करने पड़ते हैं कि आपको कौन सा एम सेलेक्ट करना है अपनी जॉब के लिए, आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग, जितनी भी सीट्स होती है वहां पर उसके अकॉर्डिंग, तो आपको जो है इतने मार्क्स मिनिमम लेकर आने हैं उस काउंसलिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, तो ये 50% यानी कि 100 मार्क्स जो है अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के पास मिनिमम होने चाहिए, 45% ओबीसी के लिए यानी कि 90 मार्क्स ओबीसी वालों को लेके आने हैं, और 40% एससी एसटी यानी कि 80 मार्क्स जो है 200 में से वो एससी एसटी वालों को लेकर आने होंगे मिनिमम। ठीक है, ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, और इस क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब इतने मिनिमम आपको लेकर आने हैं आगे के प्रोसेस के लिए। ठीक है, मतलब आगे का जो भी प्रोसेस होगा उसमें अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपके इतने मार्क्स कैटेगरी वाइज होने चाहिए। बाकी जो आपका सिलेक्शन है वो प्योरली जो है आपके मेरिट पर डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कितने हैं, आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। और देख लेते हैं और कुछ यहाँ पर दिया है। हाँ, अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस यहाँ लिखा है, द सिलेबस विल बी इन अकॉर्डेंस विद द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मेंशन इन द एलिजिबिलिटी सेक्शन या एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो आपका इसमें नर्सिंग का ही पूरा जो सिलेबस है वो यहाँ पर आता है। ठीक है, बाकी रेजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस ये सब बात की बातें, इसको अभी छोड़ते हैं। ठीक है, और ये लिखा है कि डिटेल सीट एलोकेशन प्रोसेस विल बी इन्फॉर्म ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बिफोर सीट एलोकेशन ऑफ सीट ऑन बेसिस ऑफ और नॉर्सेट रैंक ऑफ नॉर्सेट 2022। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर जो सिलेक्शन होता है वो आपके बेसिकली ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे होगा, जो कि आपकी नॉर्सेट में रैंक आई होगी, और उसके अलावा आपके और कोई भी जो मार्क्स यहाँ पर है वो यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं किए जाते हैं इस चीज के लिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर गाइडलाइंस वगैरह दी है, इसको छोड़ते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, बाकी कुछ कॉन्टेक्ट वगैरह यहाँ पर दिए गए अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वहां पर। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि 80% सीट्स आर रिजर्व फॉर फीमेल्स एंड 20% फॉर मेल्स, यानी कि 80% जो सीटें वो सिर्फ फीमेल्स के लिए हैं, और जो 20% सीटें वो यहाँ पर रिजर्व है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए काफी यहाँ पर सही भी है कि 20% सीट्स उनके लिए रिजर्व यहाँ पर की गई है। ठीक है, और उसके बाद आई डोंट थिंक यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, बाकी एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया गया है और ये पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन थी आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से, मैंने सभी कवर कर लिया कि एग्जाम पैटर्न क्या है, ये सब चीजें। ठीक है, और कोई भी इसके अलावा डाउट है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। इसके रिगार्डिंग फ्यूचर में जो भी ऑफिशियल अपडेट्स होंगे उसके बारे में जो है मैं आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। प्रीवियस ईयर भी मैंने सभी कैंडिडेट्स को इन्फॉर्मेशन दी थी जिन्होंने नॉर्सेट में पार्टिसिपेट किया था।